अगर आप किसी का सीडीआर निकलवाने की सोच रहे हैं या शायद किसी के फ़ोन में स्पाई सॉफ्टवेयर डलवाने का प्लान बना रहे हैं, तो एक मिनट रुकिए। आज की ये बातचीत आपके लिए एक सीधी और मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी चेतावनी है। और ये शब्द हमारे नहीं हैं। ये सीधी चेतावनी हमारे आज के सोर्स मटेरियल से आई है। और इसे सिर्फ एक डराने वाली बात समझने की गलती मत कीजिएगा। ये एक कानूनी हकीकत है। एक ऐसा जाल है जिसमें फंसना, आप यकीन मानिए, बहुत आसान है, पर निकलना लगभग नामुमकिन। बिल्कुल। आज हम इसी जाल की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास डिटेक्टिव देव नाम के एक सर्टिफाइड प्राइवेट डिटेक्टिव का लिखा हुआ एक लीगल अवेयरनेस टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट खास तौर पर भारत के नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स मतलब सीडीआर और जासूसी सॉफ्टवेयर से जुड़े खतरों पर फोकस करता है। हमारा मिशन साफ है, इस जानकारी को डिकोड करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे लोग मुश्किल हालात में एक शॉर्टकट या जुगाड़ समझते हैं, वो असल में कितनी बड़ी कानूनी खाई है। तो चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लेते हैं एक शख्स है राहुल। राहुल अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसे शक है, चिंता है और उसे लगता है कि सच जानने का एक ही रास्ता है, किसी की कॉल डिटेल्स निकलवाना। तो आज की हमारी ये पूरी चर्चा राहुल जैसे हर उस इंसान के लिए है जो इस दौराहे पे खड़ा है। तो सबसे पहला सवाल, ये सीडीआर आखिर बला क्या है? आपके सोर्स में इसे बहुत सही तरीके से डिफाइन किया गया है। किसी भी भारतीय नागरिक का संरक्षित डिजिटल डेटा। यहाँ संरक्षित या प्रोटेक्टेड शब्द सबसे जरूरी है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये आपकी और हमारी निजी जानकारी है। इसे एक्सेस करने का अधिकार सिर्फ दो लोगों को है, आपकी टेलीकॉम कंपनी और कानून लागू करने वाली एजेंसियां। और वो भी बिना कोर्ट के ऑर्डर के इसे हाथ नहीं लगा सकती। मतलब ये कोई पब्लिक डायरेक्टरी नहीं है कि कोई भी गया और किसी के भी नंबर की हिस्ट्री निकलवा ली? पर मार्केट में तो एजेंट्स भरे पड़े हैं जो दावा करते हैं कि वो कुछ घंटों में सीडीआर लाकर दे देंगे। और यहीं से अपराध का खेल शुरू होता है। डिटेक्टिव देव का टेक्स्ट इस पे कोई लीपापोती नहीं करता। वो सीधे कहता है, प्राइवेट एजेंट, सॉफ्टवेयर या जान पहचान से सीडीआर मिलना सीधा क्रिमिनल ऑफेंस है। क्रिमिनल ऑफेंस? ध्यान दीजिए, वो इसे कोई छोटी मोटी गलती या सिविल मामला नहीं कह रहे, वो इसे सीधा सीधा एक क्राइम, एक आपराधिक काम बता रहे हैं। ये राहुल के लिए पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। ओके, तो ये एक क्राइम है, लेकिन ज्यादातर लोगों के मन में, शायद राहुल के मन में भी यही आएगा, ठीक है क्राइम है, पर रिस्क तो एजेंट का है। मैं तो बस पैसे दे रहा हूँ, सर्विस ले रहा हूँ, अगर कोई फंसेगा तो वो एजेंट फंसेगा। ये सोच तो बहुत कॉमन होगी, है ना? और डिटेक्टिव देव का टेक्स्ट इसी सबसे बड़ी गलतफहमी की धज्जियां उड़ा देता है। यहीं पर भारत का नया कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पिक्चर में आता है और चीजों को और भी गंभीर बना देता है। कैसे? बीएनएस के तहत बिना अधिकार के किसी का भी डिजिटल डेटा एक्सेस करना, उसकी कॉल डिटेल्स निकालना या निकलवाना, इस काम के लिए पैसे देना या लेना, ये सब एक गंभीर आपराधिक मामला है। एक मिनट, आपने कहा पैसे देना भी, इसका मतलब? इसका मतलब वही है जो आप सोच रहे हैं। यहाँ एक ऐसी लाइन है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। यहाँ सिर्फ एजेंट नहीं, क्लाइंट भी बराबर का क्रिमिनल होता है। अरे, मतलब आप कह रही हैं कि जो इंसान सिर्फ जानकारी के लिए पैसे दे रहा है, यानी हमारा राहुल, वो कानून की नजर में उतना ही बड़ा अपराधी है जितना वो हैकर या एजेंट जो सिस्टम से डेटा निकाल रहा है? एग्जैक्टली। ये तो पूरी गेम ही बदल देता है। लोगों को लगता है मैंने तो बस काम दिया है, ये उसकी जिम्मेदारी है। कानून ऐसे नहीं सोचता। कानून की नजर में ये एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी एक आपराधिक साजिश है। अपराध को अंजाम देने वाला और उस अपराध के लिए पैसे देने वाला, दोनों उस साजिश का बराबर का हिस्सा हैं। यहाँ कोई सिर्फ क्लाइंट नहीं है, आप उस क्राइम के को-कंस्पिरेटर हैं। इस चेन में कोई भी बच नहीं सकता। कोई नहीं। तो मान लीजिए राहुल ने ये कदम उठा लिया और वो पकड़ा गया, तो अब उसके साथ होगा क्या? ये कानून के सेक्शंस जैसे आईटी एक्ट की धारा 43, 66 या बीएनएस, आम इंसान के लिए तो ये सिर्फ नंबर हैं। असल में इसका मतलब क्या होता है? क्या उस पर एक ही चार्ज लगेगा या पुलिस उस पर पूरी किताब फेंक देगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। सोर्स साफ करता है कि ये केस के फैक्ट्स पर निर्भर करता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कई हथियार होते हैं। आईटी एक्ट के तहत अनऑथराइज्ड एक्सेस, कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, और फिर बीएनएस के तहत डिजिटल प्राइवेसी का उल्लंघन, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश।
ये एक के बाद एक कई गंभीर चार्जेस का कॉकटेल बन सकता है। और इसका नतीजा? क्या ये सिर्फ एक जुर्माने पर खत्म हो सकता है? जुर्माना तो बस शुरुआत है। सोर्स के मुताबिक इसके परिणाम जिंदगी तबाह करने वाले हो सकते हैं। पहला, जेल। ओके। दूसरा, भारी भरकम आर्थिक जुर्माना जो कई बार लाखों में पहुंच सकता है। तीसरा, इस क्राइम में इस्तेमाल हुआ आपका फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर सब जब्त हो सकता है। ये सब तो डरावना है, लेकिन जेल की सजा खत्म हो जाती है, जुर्माना भरा जा सकता है, लेकिन सोर्स में एक ऐसी चीज का जिक्र है जो शायद कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल, और वो है एक परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड का बनना। एक बार ये आपकी प्रोफाइल पर लग गया तो ये एक ऐसा दाग है जो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। बाप रे। राहुल को शायद आज ये महसूस ना हो, लेकिन भविष्य में जब वो किसी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, बिजनेस लोन के लिए जाएगा या पासपोर्ट और वीजा के लिए अप्लाई करेगा, तब ये रिकॉर्ड एक दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। डिटेक्टिव देव के टेक्स्ट की एक लाइन इसे परफेक्ट तरीके से बताती है। एक अवैध सीडीआर पूरी जिंदगी का भविष्य खराब कर सकता है। एक पल का शॉर्टकट जिंदगी भर का रोना बन सकता है। आप जानते हैं, जो बात मुझे इस सोर्स में बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि ये मानसिकता कैसे काम करती है। जिस डेस्परेशन में कोई सीडीआर निकलवाता है वो अक्सर वहां रुकता नहीं। उसे लगता है मुझे और जानना है, मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए, और फिर वो अगले कदम की तरफ बढ़ता है। स्पाई सॉफ्टवेयर। एकदम सही पकड़ा आपने। और सोर्स इसे एक बहुत पावरफुल शब्द देता है, डबल क्राइम। डबल क्राइम यानी एक साथ दो अपराध। पहला, अवैध निगरानी, मतलब इल्लीगल सर्विलेंस। आप किसी की निजी जिंदगी में बिना किसी कानूनी अधिकार के 24/7 नजर रख रहे हैं। और दूसरा, डिजिटल प्राइवेसी का उल्लंघन, डिजिटल प्राइवेसी वायलेशन। आप उनकी चैट्स, उनकी लोकेशन, उनके फोटोज सब कुछ देख रहे हैं। ये प्राइवेसी पर एक टोटल हमला है। लेकिन यहाँ एक तर्क दिया जा सकता है, खासकर कंपनियों की तरफ से। वो कह सकते हैं ये हमारा कंपनी का फोन है और हमने अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवाया है कि हम मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ तो सहमति है। इस सहमति वाले तर्क का क्या? ये एक क्लासिक बहाना है और सोर्स इसे सीधे सीधे खारिज कर देता है। वो एक बहुत गहरी कानूनी बात कहता है जिसे समझना जरूरी है। अगर सामने वाले ने सहमति दी भी हो तब भी ये गैर कानूनी ही रहेगा, क्योंकि, और मैं सोर्स को कोट कर रही हूं, अवैध काम के लिए दी गई सहमति को कानून नहीं मानता। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है कि कोई भी अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किसी क्रिमिनल एक्ट को लीगल नहीं बना सकता। सोचिए, अगर मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि हम मिलकर एक बैंक लूटेंगे, और क्योंकि हम दोनों सहमत हैं, तो क्या ये कानूनी हो जाएगा? नहीं, जाहिर है नहीं। बिल्कुल। इसी तरह किसी की प्राइवेसी का हनन करना एक अवैध काम है। इसके लिए दी गई सहमति कानून की नज़र में रद्दी के कागज के बराबर है। सोर्स की एक और लाइन है, बड़ी सीधी और सच्ची, अग्रीमेंट से क्राइम लीगल नहीं होता। तो ये पूरा एक मकड़जाल है। जब पुलिस की जांच शुरू होती है तो इसकी आंच कहां तक पहुंचती है? क्या ये सिर्फ राहुल और उस एजेंट तक सीमित रहती है? बिल्कुल नहीं। सोर्स के मुताबिक जब ये जाल फटता है तो इसमें कई लोग फंसते हैं। नंबर 1, सीडीआर या डेटा देने वाला एजेंट। ठीक है। नंबर 2, सीडीआर या डेटा मंगवाने वाला क्लाइंट, यानी राहुल। नंबर 3, स्पाई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाला टेक्नीशियन। अच्छा। नंबर 4, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने वाला एम्प्लॉयर या पार्टनर। और नंबर 5, कोई भी इंसान जिसने इस अवैध डेटा को अपने पास सेव किया, किसी से शेयर किया या उसे आगे बेचा। बाप रे, ये तो एक पूरा नेटवर्क है। हाँ, और इसके लिए सोर्स में एक बेहतरीन एनालॉजी दी है। चेन का एक भी लिंक टूटने पर पूरा नेटवर्क फंस जाता है। जांच शायद किसी एक छोटे से लिंक से शुरू हो, लेकिन वो एक धागे की तरह होती है, जिसे खींचते जाओ तो पूरा का पूरा रैकेट सामने आ जाता है। अब तक हमने जो भी बात की वो कानून और पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बारे में थी, लेकिन डिटेक्टिव देव का टेक्स्ट अपने अनुभव से एक ऐसे खतरे के बारे में बताता है जो शायद पुलिस से भी ज्यादा डरावना और तत्काल है। एक रियलिटी चेक। हाँ, और ये इस पूरी चर्चा का शायद सबसे चिलिंग हिस्सा है। ये कोई किताबी बात नहीं, ये जमीनी हकीकत है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपने करियर में ऐसे कई केस देखे हैं जहां जो एजेंट आज आपको सर्विस दे रहा है, कल वही एजेंट उसी डेटा का इस्तेमाल करके आपको यानी क्लाइंट को ब्लैकमेल कर रहा है। मतलब जिस जानकारी के लिए आपने पैसे दिए वही आपके गले का फंदा बन गई। एग्जैक्टली। कल्पना कीजिए, राहुल ने एक एजेंट को 20,000 रुपए दिए और सीडीआर हासिल कर ली। उसे लगा कि उसका काम हो गया। 1 महीने बाद उसी एजेंट का फोन आता है,
तुम्हारी वो कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें तुम सीडीआर मांग रहे थे मेरे पास है, अब मुझे 2 लाख रुपए दो, वरना ये रिकॉर्डिंग सीधे साइबर पुलिस के पास जाएगी। अब राहुल क्या करेगा? वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद एक अपराधी है। वो पूरी तरह से उस एजेंट के रहमो करम पे है। वो एक जाल में फंस चुका है। सोर्स की लाइन दिल में चुभती है, आपका डेटा एक बार अवैध हाथों में गया, आप कंट्रोल में नहीं रहते। उस जानकारी पर से आपका कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए। ये तो एक बुरे सपने जैसा है। तो इस पूरी अंधेरी सुरंग के बाद अगर किसी को सच में कोई जायज जरूरत है तो रोशनी कहाँ है? सही और कानूनी रास्ता क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा और बोरिंग लग सकता है, लेकिन सोर्स के मुताबिक यही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। सिर्फ और सिर्फ कानूनी प्रक्रिया का पालन करें। अगर मामला गंभीर है तो पुलिस के पास जाएं, अगर सिविल मामला है तो कोर्ट के जरिए ऑर्डर हासिल करें। अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से काम करें और हर कदम का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रखें। और शॉर्टकट? शॉर्टकट के बारे में सोर्स का मैसेज बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। अवैध शॉर्टकट कभी सुरक्षा नहीं देता। वो आपको केवल और केवल गहरे जोखिम में डालता है और कुछ नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। डिटेक्टिव देव का ये टेक्स्ट, जो एक प्रोफेशनल के सालों के अनुभव से निकला है, हमें एक ही बात समझा रहा है। ना तो सीडीआर निकलवाएं, ना स्पाई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और ना ही किसी एजेंट के झूठे और गैर कानूनी शॉर्टकट के झांसे में आएं। ये एक ऐसा रास्ता है जिसके आखिर में सिर्फ बर्बादी है। और अंत में सोर्स एक ऐसी लाइन कहता है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, जो इस पूरी बातचीत का सार है। कानून धीरे चलता है, पर जब पकड़ता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में, जहां हमें हर जवाब तुरंत चाहिए, एक शॉर्टकट की असली कीमत क्या है? क्या कुछ जानकारी जल्दी हासिल करने का लालच अपनी पूरी जिंदगी, अपना भविष्य और अपनी आज़ादी को दांव पर लगाने लायक है? इसका जवाब शायद हर किसी को उस मुश्किल घड़ी में खुद से ही पूछना होगा।